गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने इसके पहले 3 पार्ट को नहीं देखा है तो उसे देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जो क्लास 10th के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जीव प्रक्रम पोषण का चौथा भाग है। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसका आकार बेलन के आकार का होता है, अर्थात बेलनाकार होता है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह छोटी आंत में ही आकर पूरी तरह से पाचित होती है। अब हम लोग इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातों को जानेंगे, जिसमें पहली बात है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। दूसरी, शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत से अधिक होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, जो भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन सही तरीके से हो सके, और मांसाहारी भोजन का पाचन चूंकि सरल होता है इसीलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अब हम लोग छोटी आंत के मुख्य भाग के बारे में जानेंगे। छोटी आंत मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। अब हम लोग ग्रहणी के बारे में जानेंगे। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद से शुरू होता है और इसका आकार सी के जैसा होता है। ग्रहणी भिन्न भिन्न नलिकाओं, अग्न्याशयी वाहिनी और मूल पित्तवाहिनी के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप बनती है। अब हम लोग छोटी आंत के दूसरे भाग जेजुनम के बारे में जानेंगे। जेजुनम छोटी आंत का अधिकांश भाग घेरने वाली मध्य भाग है। छोटी आंत के इसी भाग में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है, अर्थात हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पूरी तरह से इसी भाग में पाचित होती है और साथ ही साथ हमारे शरीरों के द्वारा उसका अवशोषण भी होता है। अब हम लोग कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्न्याशयी रस तथा आंतरस की क्रिया से होता है, जो क्रमशः यकृत, अग्न्याशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव होते हैं। अब हम लोग आहार नाल के अगले भाग यकृत के बारे में जानेंगे। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग 1.5 किलो होता है। यह उदर के ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होती है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, अर्थात यकृत कोशिका से पित्त निकलती है, जो एक छोटी थैली जैसी रचना पित्ताशय में जमा होती है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है, जो पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर मूल पित्तवाहिनी बनाती है। अब हम लोग कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। दूसरा, पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है या नहीं होता है।
अब हम लोग पित्त के कार्यों को जानेंगे। पित्त के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। पहला, आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना, ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा, भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण करना, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अब हम लोग आहार नाल के अगले भाग अग्न्याशय के बारे में जानेंगे। आमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। अग्न्याशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशयी वाहिनी बनाती है। अग्न्याशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं जो एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम लोग अग्न्याशयी रस के एंजाइम का भोजन के अवयवों पर क्या क्रिया होती है इनके बारे में जानेंगे। तो अग्न्याशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। एमाइलेज स्टार्च एवं ग्लाइकोजन आपस में अभिक्रिया कर माल्टोस प्रदान करते हैं तथा लाइपेज और इमल्सीकृत वसा आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्रदान करते हैं तथा न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड आपस में अभिक्रिया कर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। अब हम लोग आंत ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है जिनका स्राव आंतरस या सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। इसके बाद हम लोग आंतरस के एंजाइम का भोजन के अवयवों पर क्या क्रियाएं होती है उनके बारे में जानेंगे। आंतरस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर जो क्रियाएं होती है वह निम्नलिखित हैं। पेप्टाइड्स और पेप्टोन आपस में अभिक्रिया कर एमिनो अम्ल प्रदान करते हैं। लाइपेज बची हुई इमल्सीकृत वसा के साथ अभिक्रिया कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्रदान करते हैं। इन्वर्टेज सुक्रोज के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रदान करते हैं। माल्टेस माल्टोस के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो दो अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है अर्थात ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोस के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण होता है। और न्यूक्लियस जब न्यूक्लिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है जो चाइल कहलाता है और चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित
रक्त केशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं और रक्त संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। अब हम लोग आहार नाल के अंतिम भाग बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है तथा छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहा जाता है। सीकम के शीर्ष पर यानी ऊपर एक अंगुली की आकार की रचना पाई जाती है जो अपेंडिक्स कहलाती है और इसका ऊपरी सिरा अर्थात ऊपर का भाग बंद रहता है। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है जिसका मनुष्य के आहार नाल में कोई कार्य नहीं होता है। बड़ी आंत दो भागों में बटी हुई होती है, पहला कॉलन, दूसरा मलाशय। फिर कॉलन तीन भागों में बटा हुआ होता है, पहला ऊपरीगामी कॉलन, दूसरा अनुप्रस्थ कॉलन और तीसरा अधोगामी कॉलन। अधोगामी कॉलन मलाशय में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन अर्थात बिना पचा हुआ भोजन इलियम में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है और अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित अर्थात जमा हो जाता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के द्वारा या मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी पाठ के साथ हमारा बायोलॉजी का प्रथम पाठ जीव प्रक्रम पोषण पूर्ण होता है।